अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और कोरोना से बचे होंगे और कोरोना से आपने बच के रहना। ठीक है, आज हमारे शुरू करना है हमने लेक्चर नंबर 23 मैकेनिक्स। और कल मैंने जो है आपको वो हालोस्फीयर जो है वो पढ़ाया था और हालोस्फीयर का हमने आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस के ऊपर फील्ड जो थी, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको निकाल के देखा था। तो आज हमने क्या स्टडी करना है? सॉलिड स्फीयर। तो अर्थ जो है वो भी एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ इज आल्सो लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो अर्थ जो है हमारे पास वो भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह। और स्मॉल जी जो हम लेते हैं, और स्मॉल जी जो है इट इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर की तरह लेते हैं और सॉलिड स्फीयर की तरह इसका बिहेवियर जो है वो देखते हैं। तो आज हमने अब क्या है कि सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सॉलिड स्फीयर की वजह से, उसको हमने कैलकुलेट करना है। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये इसका मास m है और यहाँ से ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ग्रेविटी जो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है। m इसका मास है, r इसका रेडियस है। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एक होगा नंबर 1 आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होगा? r ग्रेटर देन r होगा। दूसरा होगा सरफेस। सरफेस पे r इज इक्वल टू r होगा। और तीसरा होगा इनसाइड, जिसके लिए r लेस देन r होगा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जितना मास है, ऑल मास इज सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो हमारे पास जितना मास है वो सेंटर्ड है एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, वो मौजूद है। तो अब आप देखें कि हमारे पास आउटसाइड के लिए, पहला केस आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए तो वही होगा जो शेल के लिए आपने निकाला था कि E इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ये R है। ठीक है, और रेडियस तक
अर्थ का रेडियस आर है सरफेस तक, तो नंबर 2 ये तो आर ग्रेटर देन आर हो गया, यानी कि आउटसाइड हो गया, और सरफेस के ऊपर E इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर हो गया एट आर इज इक्वल टू आर। ये तो वही रहेगा, ठीक है जी, ये तो वही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। लेकिन अब जो स्टोरी है दूसरी इनसाइड वाली, वो स्टोरी जो है वो ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि अब मास जो है वो स्फीयर के अंदर भी मौजूद है। वो स्टोरी अब डिफरेंट होगी है, मास जो है वो स्फीयर के अंदर भी मौजूद है। तो अब हमने देखना है कि आर लेस देन आर के लिए क्या हमारे पास फील्ड निकलता है। अब हमारे पास क्या है कि आर लेस देन आर यानी कि इनसाइड है। तो आप देखें कि हम फिर ये स्फीयर बनाते हैं सॉलिड, और मैं यहाँ पर अंदर इसके एक ये शेल सा बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये पॉइंट पी जो पहले बाहर था ये इधर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट पी जो है ये इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस आर है हमारे पास। तो हमारे पास जो फील्ड है इस पॉइंट पी के ऊपर ये जो ये पड़ा हुआ है इनसाइड, ये ई हमारे पास होगी ड्यू टू आउटसाइड मास शेल। देखो ये अंदर हमें बना दिया ना, अब ये बाहर वाला जो है ना ये खाली है। यहाँ पर अगर ये पॉइंट पी को ले जाएं तो ये पॉइंट पी नीचे की तरफ देखे, ठीक है, देखें ये पॉइंट पी जो है वो नीचे की तरफ अगर देखे, अगर इधर पॉइंट पी हो तो उसको नीचे की तरफ क्या है एक मास जो है वो नज़र आएगा। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ से ये खाली है, ये एक शेल की तरह, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे बन जाएगा जैसे एक शेल है, इट इज़ लाइक ए शेल, यानी कि ये खाली है। अब इधर पॉइंट पी ले जाओ तो यहाँ से वो देखेगा नीचे की तरफ, तो उसको जो है वो मास कंसंट्रेट हुआ हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, प्लस इसके अंदर ई ड्यू टू इनसाइड मास यानी कि स्फीयर। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इसके अंदर मास है, इस पोर्शन के अंदर मास है। तो हमारे पास ई पी जो है वो क्या आ जाएगा, ई शेल इनसाइड पॉइंट प्लस ई सॉलिड स्फीयर आउटसाइड पॉइंट पॉइंट आर सरफेस पॉइंट, यानी कि ये इस जगह पर सरफेस के ऊपर ये पॉइंट। तो ये फील्ड जो शेल की है, शेल के अंदर तो कोई फील्ड नहीं है, वो तो खाली होता है, ये तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ई पी जो है वो क्या रह गया, सिर्फ वो रह गया ई सॉलिड स्फीयर आउटसाइड पॉइंट आर सरफेस पॉइंट। हमारे पास जो है सिर्फ ये वाला फील्ड जो है वो बाकी रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फील्ड जो है यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास ई पी आ जाएगी जी एम ओवर
आर स्क्वायर एम प्राइम। मैं कहता हूँ कि जो मास इसके अंदर है वो कितना है, वो एम प्राइम है। अगर हम कहें कि ये सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म है तो इसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। इफ द सॉलिड स्फीयर is uniform then density rho will also be a uniform। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि एम प्राइम रो वी प्राइम। ठीक है, अगर हम कहें कि रो हमारे पास एम प्राइम वी प्राइम के बराबर है, तो ई हमारे पास, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, जी एम प्राइम ओवर आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं वैल्यू रख दूं एम प्राइम की, तो जी रो वी प्राइम ओवर आर स्क्वायर, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट आपके पास इनसाइड है, बाहर जो है वो सारा शेल है। तो हमारे पास जो है यहां पर जो वी प्राइम है, वी प्राइम, ये वी प्राइम जो है इसकी वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब, जो आर डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला आर डिस्टेंस आर क्यूब इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फिर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, ये आर इस आर से कट जाएगा, तो ई मेरे पास क्या आ जाएगा 4/3 0 पाई आर, यानी कि ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, यानी कि यहां से लेकर यहां तक फील्ड इंक्रीज होगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इधर तक बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो फील्ड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रही है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आप देख सकते हैं क्लियरली ये चीज़ जो है ये हमारे पास निकल आई है। ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये जो है ये हमारे पास निकल आया। अब हमने देखें इसको मजीद, ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई इतना फेमस एक्सप्रेशन नहीं है, इसको एक फेमस एक्सप्रेशन के अंदर हमने कन्वर्ट जो है वो करना है। देखिए E हमारे पास क्या निकला है 4/3 0 पाई आर, ये चीज़ जो है ये हमारे पास निकल आई है। तो रो जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी वो क्या थी m 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू इधर रख दें 4/3 g, रो की जगह m ओवर 4/3 पाई आर क्यूब
पाई आर। ये चीज़ आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है ये बच जाएगा, इस सारे को काटेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा जी एम आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो इस एक्सप्रेशन में भी देखें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के ही आर है, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन भी आना चाहिए क्योंकि अट्रैक्टिव है ना, मास अपनी तरफ चीज़ को खींचता है। लेकिन हम ये माइनस नहीं लिखते, हम इसको, हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, तो हम इसको ये ही लिख देते हैं आर क्यू, ये चीज़ जो है हम इसको लिख देते हैं। तो अब आप देखें कि हमने ये जो सारी कैलकुलेशन की है अभी, आप देखें हमने ये अज्यूम किया कि, मैं इसको फिर एक दफ़ा कंसेप्ट बता दूँ कि ये वाला अंदर का मास था, ये बाहर वाला जो है ये पूरा शेल था, ठीक है। इसके अंदर कोई फील्ड नहीं थी, फील्ड जो है वो यहाँ पर इस सरफेस तक जो है वो मौजूद थी। और यहाँ से यहाँ तक ये जो फील्ड वेरी कर रही है, ये ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के साथ वेरी कर रही है। आपने दोनों एक्सप्रेशन जो है वो निकाल के देख ली हैं और उनके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हम ज़रा इसको समराइज़ करें, अगर इस सॉलिड स्फीयर को अगर हम इसको समराइज़ करें सॉलिड स्फीयर को, कि हमारे पास क्या सिचुएशन जो है वो बनी है। तो जब हम समराइज़ करेंगे तो आप देखें कि आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर जो है उसके लिए हमारे पास निकला है ई जी एम ओवर आर स्केयर, यानी कि ई 1 ओवर आर स्केयर के साथ वेरी हो रहा है। एट सरफेस आर इज इक्वल टू आर, हमारे पास निकला है ई जी एम ओवर आर स्केयर। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है एट द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। और इनसाइड आर लेस देन आर हमारे पास क्या निकला है, ई जी एम आर ओवर आर क्यूब, जो कि 4/3 पाई रो जी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख लेते हैं कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो एज द रेडियस इंक्रीजेस, जब रेडियस इंक्रीज करता है द मास आल्सो increases. So field will also increase. आप देखें ना, ये हमारे पास स्फीयर था, ये अंदर ये वाला हिस्सा तो शेल था, ये वाला, ये हमारे पास पॉइंट P था, ये R था। अब ये यूं यूं R बढ़ेगा, यहाँ पर ये मास M प्राइम था, तो इस जगह तक जूं जूं ये बढ़ेगा यहाँ तक हमारे पास मास बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा और फील्ड बढ़ेगा। लेकिन जूं ही ये बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ तक सरफेस तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू, जी एम ओवर आर स्क्वायर। लेकिन जूं ही ये बाहर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ डिक्रीज कर रहा है। इधर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनसाइड जो जो बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रही है और मास भी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। सरफेस पे आके यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर एट द सरफेस द फील्ड has a maximum value। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम है। इसके बाद जो वैल्यू है वो ये है जो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जो जो हम आउटसाइड जाते हैं
व्हेन वी गो आउटसाइड, ठीक है, द मास इज कांस्टेंट, ये मास तो सेम ही रहता है, द मास इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आप ये तो मास यहां तक जितना था उतना ही है ना, अब तो आप बाहर निकल गए हैं, ठीक है, बट डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहां तक मास तो कांस्टेंट था, यहां तक मास तो नहीं चेंज हुआ, अब यहां से आप बाहर निकल गए हैं, जब बाहर निकल गए हैं तो ये आर स्केयर जो है इस पॉइंट पी का, जो आपने ये वाला पॉइंट पी लिया हुआ था, जब ये बाहर ले गए हैं तो इसका जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो जब ये इंक्रीज होगा सो द फील्ड विल डिक्रीज, तो फील्ड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक फील्ड बढ़ेगी, यहाँ तक फील्ड बढ़ती बढ़ती कांस्टेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आएगी, और इधर आकर फील्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये सेम प्रोसेस ये वही है जो अर्थ के केस के अंदर भी हमारे पास होता है। अच्छा, अब चले हम, ये बात तो यहाँ तक हमें समझ आ गई, अब ज़रा हम इसका ग्राफ जो है उसको प्लॉट करके देखते हैं। यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये R है और इस तरफ E है, और ये हमारे पास एक सॉलिड सफियर है जिसका ये यहाँ तक रेडियस R है, ठीक है। इनसाइड ये वाला पोर्शन इनसाइड का है, तो देखिए इनसाइड में क्या था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये यहाँ तक इंक्रीज होगा। सरफेस पे आके मैक्सिमम वैल्यू, ये सरफेस है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बाद डिक्रीज होना। ये इनसाइड था R लेस देन R, ये था R इज इक्वल टू R, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये इनसाइड का है, और इधर से बाहर ये E1/R स्क्वायर। तो अब आप देख लें कि आउटसाइड जो है वो फील्ड डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो अर्थ भी हमारे पास सॉलिड स्फीयर की तरह ही होती है, और वहाँ पर इसकी E अर्थ की जो है वो G के बराबर होती है। और आप देखें कि अगर हमारे पास कोई दो मासेज हों M1 और M2 और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस R हो, तो इधर फील्ड क्या बनेगी, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो होगी Gm1/R स्क्वायर, ठीक है। तो F हमारे पास क्या आ जाएगा, F M2E, E की वजह, 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है, तो M2 और फील्ड M1 और इधर G/R स्क्वायर, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फील्ड बन रहा है और उसकी वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक बात नोट करने वाली है कि आप देखें, एक एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है एक स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम है, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम of particles।
ठीक है, पार्टिकल्स का एक स्फेरिकली ग्रेविटेशनल सिस्टम है और उसकी डेंसिटी रो जो है वो दी हुई है रो नॉट आर लेस देन इक्वल टू आर और 0 आर ग्रेटर देन आर। तो अगर एक टेस्ट मास जो है, अगर यहां पर एक टेस्ट मास डू ए सर्कुलर मोशन करे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है उसके अंदर वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी v, इस v वेलोसिटी के साथ वो मूव करना शुरू करते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास अगर ये स्फेरिकली सिस्टम है, ये हमारे पास मास m है, ठीक है। तो इनसाइड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनसाइड e कितना होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो हम कह देते हैं e जो है वो के आर के बराबर होगा, ठीक है। और हमारे पास जो है देखें, ये पार्टिकल अगर यहाँ से कोई रेडियस आर है और इसकी ये वेलोसिटी टेंजेंट है, ठीक है, हम कहते हैं टोटल m है अंदर मास, और ये इसकी वेलोसिटी टेंजेंट है, ये जो पार्टिकल है स्मॉल मास m का, तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स होगी mv² ओवर आर, और ग्रेविटी, ये सेंटीपिटल फोर्स कहाँ आ रही है, ग्रेविटी ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है जो कि gmm ओवर r² के बराबर है। तो इसका मतलब है कि fc जो है वो fg के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर अब हमें पता लग गया कि ये पार्टिकल ग्रेविटी जो है इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो एफ जी हमारे पास एम ई फील्ड ई और एम मास, तो हमारे पास ई कितनी है, ई के आर के, ई हमारे पास के आर के बराबर है, तो एफ जी हमारे पास एम के आर के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एफ जी इज इक्वल टू एम के आर। अच्छा, इसी तरह अगर हम, ये तो इनसाइड फील्ड होगी या अंदर इसके, तो आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर के लिए हमें पता है कि ई जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, इसको हम कह लें सी ओवर आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू एम ई हमारे पास, ठीक है। तो जो एम वी स्क्वायर है, एफ सी जो थी वो एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर थी, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर, एफ इज इक्वल टू एम ई, ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एम सी ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी होगी, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इनको कंपेयर कर लो,
एम स्क्वायर आर एम सी ओवर आर स्क्वायर, आर से एक दफ़ा कट गया, तो हमारे पास एम भी कट गया, तो हमारे पास वी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ओवर आर, या वी आप कह रहे हैं कि 1 ओवर आर अंडर रूट के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये वेलोसिटी निकल आई इसकी पार्टिकल की, तो ये हमने आउटसाइड वेलोसिटी जो है निकाल ली है, तो इन साइड भी तो हमें वेलोसिटी जो है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन साइड ये क्या थी वेलोसिटी, ये निकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल outside r greater than r. Now velocity of particle inside यानी कि r less than r inside, तो inside के लिए आपने एफ जी हमने क्या निकाला है एम के आर, ठीक है, और एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो एम के आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम से काट गया, तो वी स्क्वायर के आर स्क्वायर के बराबर, यानी ये तो कांस्टेंट है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इन साइड के लिए v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक हो गई बात। तो ये एक्चुअली ये तो मैंने जर्नल फिगर इसकी बनाई थी, ठीक है, ये मास है यूं घूम रहा है, ठीक है ना, तो एक्चुअली ये मास जो है ये क्या है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकल्स है, तो एक्चुअली अंदर है यूं करके ये मास यहाँ पर, और ये पार्टिकल्स की ग्रेविटी की वजह से ये रोटेट जो है वो कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर हर जगह पर स्मॉल m जो है उसको यूज़ किया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई, तो हम इस वेलोसिटी को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि r और v वेलोसिटी को पार्टिकल की, तो अब देखें कि इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक, और फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी 1 ओवर आर अंडर रूट है आउटसाइड, और इनसाइड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो अब हमने जो है ये सॉलिड स्फीयर जो है और हॉलो स्फीयर और इनकी फील्ड जो है इसको हमने स्टडी कर लिया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देखेंगे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाटर, वो इसी से रिलेटेड चीज़ है। Gravitational effect of spherical distribution on matter। कि अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो मैटर के ऊपर किस तरह इफेक्ट करेगी। तो पहले मैं इसकी फिगर जो बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे जो है वो बात करते हैं। ये हमारे पास सपोज करेंगे कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे इसका सेंटर है और ये कोई पॉइंट P है हमारे पास।
ये पूरा एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप जो है, एक स्ट्रिप जो है मैं काटता हूँ इस तरह। तो यहाँ पे भी स्ट्रिप काटी जा सकती है, इस जगह पर भी स्ट्रिप जो है वो काटी जा सकती है। इस स्ट्रिप से, जिधर से मैंने इसको काटा है, इसके साथ मैं इसको मिला देता हूँ। और यहाँ पर ये एक सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से ये यहाँ से इसको इसके साथ मिला देता हूँ। ये एक सपोज करेंगे कोई सेंटर ओ है हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये आर डिस्टेंस है हमारे पास। इसका ये आर डी थीटा होगा, क्योंकि ये जो यहाँ से एंगल ये बन रहा है, ये वाला छोटा एंगल जो है ये तो बन रहा है थीटा, ठीक है। और जो ये एंगल बन रहा है ये है डी थीटा। ये हमने कोई डी एम मास की स्ट्रिप इसके अंदर काटी है। अब आप देखें कि यहाँ से भी इसको यहाँ तक मिला दें तो इधर एक फोर्स डी एफ प्राइम लग रही है, इधर भी एक फोर्स डी एफ प्राइम लग रही है। ये मास स्मॉल एम है इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। इसकी विड्थ, ये जो स्फीयर है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसकी ये विड्थ जो है ये विड्थ जो है इसकी, ये विड्थ हमारे पास टी हमारे पास विड्थ, ठीक है। ये वाली लाइन जो जा रही है ये वाली, ये आर है, ठीक है, ये वाली ये आर है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं यूँ करके, ये हमारे पास क्या है आर। तो ये वाला कंपोनेंट आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट आर कॉज ऑफ थीटा जो है वो बनेगा। और ये एंगल यहाँ से अल्फा, और ये एंगल भी यहाँ से अल्फा, ठीक है जी। अब आप ये फिगर समझें, देखें ये हमारे पास क्या है, हमने एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करना है। थ्योरम ये है कि कोई सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है तमाम पार्टिकल जो उसके आउटसाइड हों, अगर उसका सारा मास जो है उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये मैं पहले देखें इसी के अंदर थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या है कि प्रूव दैट spherical symmetric body attracts particles outside it as its mass is were concentrated on the center, ठीक है।
ये क्या, ये हमारे पास एक, अब आप देखें इस फिगर को देखें, ये क्या, ये हमारे पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिक, हमारे पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है ये वाली। ये बाहर एक पार्टिकल है, मैंने एक पार्टिकल लिया, वैसे तो बहुत सारे, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हमने ये प्रूफ करना है कि जब ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमें जो आंसर निकालना है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ F=gmm/r², वो जो है वो निकलना चाहिए इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक। ये डिस्टेंस r है जो सेंटर से पॉइंट P तक है, ये एक स्ट्रिप मैंने काटी है जिसका मास, स्मॉल मास एलिमेंट जो है वो dm है, ठीक है। r जो है वो रेडियस ऑफ इस स्फेरिकल बॉडी है, यानी कि m और r मास है, m and r are the mass and radius of spherical body। r इसका रेडियस है, ये कंपोनेंट r रेडियस का r sin थीटा r cos थीटा बन रहा है, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है, और इसकी ये स्ट्रिप जो थी ये वाली, ये इसकी यहाँ पर ये जो लेंथ है वो आर डी थीटा बन रही है, क्योंकि डी थीटा इसकी विड्थ है और आर इसकी लेंथ है। तो हमने ये पहले इस स्फेरिकल बॉडी के लिए इस चीज़ को प्रूव करके देखना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए शेल। तो वो एलिमेंट क्या होगा, इट विल बी a circular strip of mass dm, ये वाली, ये जो हमने लिया ये वाली सर्कुलर स्ट्रिप, जिसका मास जो है वो हमारे पास dm है, ठीक है। इट्स रेडियस इस कितना r साइन ऑफ थीटा, इसका रेडियस जो है वो r साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ, इट्स लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी 2πr साइन थीटा, ठीक है। पूरा 2π और साइन थीटा, और इसकी विड्थ जो है, इट्स विड्थ, यानी कि जो ये आर्क लेंथ यहाँ पे बन रही है, इसकी विड्थ SRD थीटा जो है हमारे पास हो जाएगी, और थिकनेस जो है इसकी वो T है, ठीक है। ये जितनी थिकनेस की हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हमारे पास रो जो है यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर हमारे पास रो जो है अगर रो जो है ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्मली मास जो है वो स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, यानी कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द मास is uniformly
distributed on the material of shell. शेल के मटेरियल पे यूनिफॉर्मली जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूट है. तो फिर मास क्या है? देन मास विल confined to the circular strip. तो मास जो है वो फिर क्या होगा? ये जो सर्कुलर स्ट्रिप हमने ली है इस पे कन्फाइंड होगा, ये काट ली है. डीएम मास जो है यहाँ पे इस पे मौजूद होगा. तो डीएम जो हमारे पास रो डी वी के बराबर होगा. तो अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो डी वी है, डी वी वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट, या एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ. तो आप देखें कि हमारे पास डी वी क्या बनेगा? डी वी हमारे पास देखें बनेगा 2 पाई आर साइन ऑफ थीटा आर डी थीटा टी. 2 पाई साइन आर उसकी लेंथ, आर डी थीटा विड्थ और टी थिकनेस. तो तीन चीज़ें होंगी. 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा टी. तो ये हमारे पास वॉल्यूम आएगा. तो डी एम हमारे पास रो 2 पाई आर साइन ऑफ थीटा आर डी थीटा टी के बराबर आएगा. बल्कि इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको आप आर स्क्वायर जो है वो क्या है, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी. अब एवरी पार्टिकल जो है जो इस रिंग पर है, हर पार्टिकल जो है वो हर एक का मास जो वो डी एम है और वो सेम डिस्टेंस एक्स पर है फ्रॉम द पॉइंट पी. ठीक है, इस रिंग के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम डिस्टेंस एक्स पर है इस पॉइंट पी से. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस एवरी पार्टिकल इन द रिंग, सारे पार्टिकल्स जो रिंग के अंदर है, ठीक है, ईच ऑफ मास डी एम, जिनका मास जो है वो डी एम है. जितने पार्टिकल्स हैं इस रिंग के अंदर उनका मास जो है वो डी एम है और इज एट द सेम डिस्टेंस x फ्रॉम द सेम डिस्टेंस x पर है फ्रॉम द पॉइंट P. इस पॉइंट में सारे जितने इधर काट लो इधर काट लो इधर काट, सारे एक डिस्टेंस x के ऊपर जो है ये आपके पास पार्टिकल्स. ठीक है ना, यही हमने स्ट्रिप काटी थी A और B. इस तरह इधर और भी आप स्ट्रिप्स जो हैं वो काट सकते हैं. तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे. दीज particles will attract mass m at point P.
मास m जो है पॉइंट P के ऊपर, उससे अट्रैक्ट करेंगे विद ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो है DFGM DM ओवर x स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारे पास x है, ये वाला। तो GM DM कैपिटल M DFGM DM ओवर x स्क्वायर, इससे अट्रैक्ट करेंगे। तो जो एक्सियल कंपोनेंट है फोर्स का, ठीक है, द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स लग रही है एक्स डिस्टेंस पर, तो इसका जो एक्सियल कंपोनेंट होगा DF, देखना ये अल्फा यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा, और इधर ये एक्सियल एक्सिस के अलांग, ये वाला कंपोनेंट एक्सिस के अलांग, ये क्या बनेगा DF प्राइम कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है जी, तो DF क्या आ जाएगा DF प्राइम कॉज ऑफ अल्फा। तो DF मेरे पास DF प्राइम क्या थी हमारे पास, DF प्राइम थी GM DM ओवर x स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, इसी तरह इसमें DM की वैल्यू रख दें तो DF जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पाई GT रो M R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा ओवर x स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फा। ये मेरे पास वैल्यू है। इसके अंदर मैंने DM की वैल्यू, ठीक है, पुट की है, और फिर ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास इसके अंदर DF प्राइम की वैल्यू रख दी है, जो हमारे पास DMM ओवर x स्क्वायर के बराबर थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 1 आ गई। अब आप यूज़ करें लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, यूज लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस जो है वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR कॉज ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से 2RR कॉज ऑफ थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2RR। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा माइनस 2x
डिवाइडेड बाई 2r dx, ये चीज़ आ जाएगी। और साइन थीटा डी थीटा जो है ये हमारे पास आ जाएगा x/r dx, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास अब जो वैल्यू है इसको नोट कर लें। अब जो वैल्यू है हमारे पास डी एफ की, ठीक है, उस डी एफ में हमारे पास टर्म आई थी साइन थीटा डी थीटा की, तो वो हमने साइन थीटा डी थीटा की टर्म जो है वो निकाल ली है। अब ये साइन थीटा डी थीटा की टर्म उसमें डी एफ के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, डी एफ विल बी इक्वल टू 2π/g रो एम आर स्क्वेयर x/r dx और cos α/x²। ये हमारे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो डी एफ को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2π/gm टी रो ये आर एक दफ़ा इससे कैंसिल हो गया, तो 1/rx और cos ऑफ अल्फा dx। ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये x एक दफ़ा इससे चला जाएगा, ये आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब जो cos ऑफ अल्फा है, अगर हम ये फिगर देखें तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा की अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या बनती है, r माइनस r cos ऑफ थीटा ओवर x। हाइपोटेन्यूज कंपोनेंट यहाँ तक r cos ऑफ थीटा और ये r इसमें से r में से ये r cos ऑफ थीटा कंपोनेंट जो वो माइनस हो जाएगा, तो cos ऑफ अल्फा r माइनस r cos ऑफ थीटा जो है ओवर x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने cos ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, वो यहाँ पर cos ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1/x इंटू r माइनस r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r। ये हमारे पास जो है चीज़ बन जाएगी, ठीक है, 2r। इसको अब आप सिंपलीफाई करें इसी चीज़ को, तो सिंपलीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं कि cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2rx, और यहाँ से cos ऑफ अल्फ़ा जो है ये हमारे पास निकल आएगा r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2rx। ठीक है जी। अब ये cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू जो है, जो आपकी डी एफ की इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, उसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। ये जो cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है, इसको
जो डी एफ वाली इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो डी एफ के अंदर जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई जी टी रो एम आर 1/r(x) और यहाँ पे आ जाएगा r² माइनस r² प्लस x² डिवाइडेड बाई 2rx। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई जी टी रो एम आर डिवाइडेड बाई r² और इनटू r² माइनस r² प्लस x² डिवाइडेड बाई x² और dx। ठीक है, यहाँ पर भी dx जो आना था। तो यहाँ से df अब हमारे पास किसके बराबर निकल आएगा, पाई जी टी रो एम आर डिवाइडेड बाई r² और x² माइनस r² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। ये df की वैल्यू हमारे पास निकल आए। इसको कोई इक्वेशन नंबर आप 4 जो है उसका नाम जो है वो दे दें। अब हमने क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, r माइनस r से लेकर r प्लस r तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू पाई जी रो एम आर r² इंटीग्रल r माइनस r टू r प्लस r² माइनस r² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू dx। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे पाई जी रो एम आर ओवर r², जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओवर r² तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर, r² माइनस r² मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/x प्लस x, r माइनस r से r प्लस r तक ये चीज़ आ जाएगी। अब आप लिमिट को खोल दें तो पाई जी रो एम आर ओवर r², तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस r² ओवर r² डिवाइडेड बाई r प्लस r, फिर प्लस r, फिर प्लस r और प्लस r² माइनस r² ओवर r माइनस r और माइनस r माइनस r। ये हमने जो है लिमिट जो है इसको खोल दिया। तो ज़रा मुझे 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ करें, तो मैं आता हूँ दोबारा।